हेलो क्लास, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास में हम लोग पेपर 3 कवर करेंगे और पेपर 3 का इकोनॉमी वाला पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो आज के सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं इस क्रैश कोर्स के लिए, जो कि आपके यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें जो आपका जीएस पेपर का सिलेबस है उसको वेरियस टॉपिक में डिवाइड कर दिया गया है और हर दिन आपको एक टॉपिक अलॉट कर दिया गया है। प्रॉपर टाइम टेबल आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि लिखा गया है कि इस डेट को ये टॉपिक मिलेगा, इस डेट को ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, जो जीएस पेपर है आपके उनको वेरियस टॉपिक में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अगर आपको ये टाइम टेबल चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस दिन हम कौन से टॉपिक को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं क्लास कि उसी टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जो कि अनसॉल्व्ड होते हैं, जिनके के आंसर्स आपको लिखकर हमें सेंड करना होता है और हमारे यहाँ के फैकल्टी उन आंसर्स को चेक करके आपको फीडबैक देते हैं। और 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके के आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉडल आंसर्स। तो आपको थोड़ा आइडिया भी लग सकता है कि हमें अपने आंसर्स को कहाँ से कैसे लिखना है। तो टोटल अगर हम देखें, हर टॉपिक से रिलेटेड हर दिन आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक परेशानी स्टूडेंट्स को होती थी कि मैम सिलेबस तो कवर कर लिया है लेकिन आंसर्स को किस तरीके से लिखना है ये नहीं समझ में आ रहा है। ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी जब आप हर दिन 10 प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे और पूरे जीएस पेपर को आपके वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। तो हर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा एग्जाम के पहले। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जिन भी स्टूडेंट को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जिनको पता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है मेंस में, आप किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपने क्या पढ़ा, आपको कितनी नॉलेज है, ये कुछ मैटर नहीं करता है। उस समय बस जो आपकी आंसर शीट रहती है ना, वही बताता है कि आपको कितनी नॉलेज है। और अगर आपने अपने आंसर्स को प्रॉपरली फ्रेम नहीं किया है तो आपको उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आपको कितनी भी नॉलेज हो, आपने अगर उस समय वहां पर आप नहीं लिख पाए तो फिर आप पीछे चले जाते हो रेस में। तो यहाँ पर डिकोड एग्जाम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हमारे फैकल्टी जो हैं वो यूट्यूब पे भी डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर मेंस में देख सकते हैं। चलो, अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए यूपी पीसीएस 2025 के लिए कोर्स लेकर आया है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पर अगर हम मेंस को देखें तो मेंस में जितने भी जीएस पेपर हैं, हिंदी और एसए सब कवर किया जा रहा है। साथ ही साथ किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जा रहा है इस कोर्स में। तो अगर इस कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करिए। और अगर मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो भी आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। चलिए, अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे। क्लास ध्यान से देखिएगा, जो भी पॉइंट्स आपको बताया जाएगा। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए और देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है। गरीबी और बेरोजगारी मिलकर एक दुष्चक्र बनाते हैं। ठीक है, हमें किस पर फोकस करना है कि किस तरीके से गरीबी और बेरोजगारी जो है वो एक विशेष साइकिल का निर्माण करते हैं, जिससे व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। और तार्किक विश्लेषण करिए। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी एक साथ मिलकर एक ऐसा विशेष साइकिल बनाते हैं जिसमें कि जो मनुष्य है वो ट्रैप हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई गरीब है, ठीक है, तो ज्यादातर चांसेस है कि उसके बच्चे भी जो हैं वो भी गरीब होंगे।
देखिए यहाँ पर आपको विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है चीज़ों को। तो चलो पहले एनालाइज करते हुए ही चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लास, किस तरीके से हम विशेष साइकिल की बात करते हैं। अगर कोई गरीब है, कोई पॉवर्टी फेस कर रहा है, ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसको भरपेट खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, हंगर भी वो फेस करेगा। बताइए, तो यहां पर जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो उसके बच्चे होंगे, उनको भी खाना प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, जिससे कि हो सकता है उनके अंदर बहुत तरीके की डिफिशियंसी डेवलप हो जाए। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि उनको एजुकेशन भी नहीं प्राप्त होगा, उनको शिक्षा भी नहीं प्राप्त होगी। ज़्यादातर चांसेस हैं वो इलिटरेट रह जाएं। और आज के समय में जहां पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है और आपको पता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है, उस केस में जहां पर स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है, वहां पर अगर हम एक ऐसे इंसान को लाके खड़ा कर देंगे जिसको कि प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिली है, जो इलिटरेट है, तो वो स्किल कहां से हो पाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और फिर कहीं ना कहीं ये जन्म देगा अनएम्प्लॉयमेंट को। अब कोई अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, तो ज्यादातर चांस क्या है, उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो अपने डे टू डे लाइफ के जो खर्चे हैं, जो नेसेसिटी है, उसको भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो गरीब की श्रेणी में ही आ जाएगा। तो ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। अभी बस मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है कि किस तरीके से आपको सोचना है। अब देखिए यहाँ पर हमने अपने प्रश्न को हम किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, अपने आंसर्स को। यहाँ पे लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट लेड टू पॉवर्टी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीबी हो सकती है। कैसे होगी? जो भी अनएम्प्लॉयड होगा उसके पास इनकम नहीं होगी। सही बात है, रोजगार नहीं है तो आय कहां से होगा? तो आय का अभाव होगा, इनकम की कमी होगी, ठीक है। विदाउट जॉब इंडिविजुअल के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, ठीक है, जिसके वजह से उसको फाइनेंशियल इनस्टेबल होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी। तो देखो, कोई अनएम्प्लॉयड है तो मतलब उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है तो मतलब उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और उसके पास अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आर्थिक रूप से कमजोर है। फिर इसके बाद देखिए लिमिटेड एक्सेस टू द रिसोर्सेस। यहाँ पर जब किसी के पास सैलरी ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं है वो, तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी होंगे, खाना भरपूर मात्रा में नहीं होगा, बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचा पाएगा, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दे पाएगा, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं होगी। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद डेब्ट एक्यूमुलेशन। यहाँ पर हो सकता है कि वो किसी से कर्ज ले, तो अब उसके ऊपर जो डेट है, ऋण है, वो भी बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो और कमजोर होती जाएगी। समझ में आ रहा है क्लास? तो ध्यान से देखिए, हमें अपने टॉपिक को इसी तरीके से कोरिलेट करना है, क्योंकि यहां पर सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है वो एक विशियस साइकिल का निर्माण करती है, जिसमें कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमंस है, वो ट्रैप हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि कोई भी अनएम्प्लॉयड है, कोई भी बेरोजगार है, तो उसके पास आय का अभाव है, उसके पास जॉब नहीं है तो आय का अभाव है, तो वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है। आर्थिक रूप से कमजोर है मतलब उसके पास प्रॉपर खाना नहीं है, भोजन नहीं है, भरपूर मात्रा में वो भोजन नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे पाएगा, अगर बीमार है तो बीमार ही पड़ा रहेगा, प्रॉपर हम हाउसिंग उसके पास नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दे पाएगा, तो ज़्यादातर चांसेस है कि उसके बच्चे भी इलिटरेट रहे। तो ये साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब इसी को आपको बताना है। यहाँ पर देखिए एक फ्लो चार्ट के थ्रू सबसे पहले लिखा है कि कोई हाउस है जहां जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, पुअर हाउस होल्ड, गरीबी है, ठीक है, गरीबी है, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर फूड नहीं है, ठीक है,
प्रॉपर वाटर नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है पीने को। स्लम एरिया में अगर आप जाएंगे तो आप क्या देखते हैं, वहाँ पे हाइजीन नहीं है, प्रॉपर खाना नहीं है लोगों के पास, क्लीन वाटर नहीं है पीने के लिए। तो जो बेसिक नेसेसिटी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, इंसान को जीने के लिए, ये 3 बेसिक नेसेसिटी भी ये अपनी नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। यही तो बेसिक नेसेसिटी है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, अब तो मोबाइल भी हो गया है, इंटरनेट भी हो गया, तो उसको भी थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी जीने की बात कर लेते हैं। तो स्कूल भी नहीं है, ठीक है। अब अनहाइजेनिक कंडीशन है तो डिजीज होने के चांसेस हैं, बीमारी होने के, इन्फेक्शन होने के। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है ना क्लास। तो फिर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी उनको नहीं मिल पाएगा, हेल्थ केयर भी नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कोई बड़ी बीमारी हो जाए। आप देखते हैं स्लम एरिया में देखा जाता है एड्स जैसी बीमारी बहुत मिलती है, एड्स के केसेस बहुत मिलते हैं। ठीक है, मैलन्यूट्रिशन के केसेस बच्चों में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अब कोई बच्चा जो है वो कमजोर है तो वो स्कूल अगर मिल भी गया तो वो प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा तो वो बीमार रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्किल्ड वर्कर नहीं डेवलप हो पाएंगे। ठीक है, जिसके वजह से लो प्रोडक्टिविटी होगी, लो इनकम होगी, लो चांसेस ऑफ जॉब होंगे। ठीक है, फिर इनका कोई सेल्फ स्टीम नहीं होगा, कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, और फिर ज्यादातर चांसेस है कि जो बच्चे होंगे वो भी इसी ट्रैप में फंसे होंगे। तो ये पूरा विशेष साइकिल चलती रहती है। यहां पर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप साइकिल को कितने अच्छे से समझा दे। यहाँ पे पॉवर्टी ट्रैप की बात की गई है। अगर किसी की लो इनकम होगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। किसी की इनकम बहुत कम है, लो है, तो उनको एजुकेशन नहीं मिल पाएगा प्रॉपर जो मिलना चाहिए। मैंने आपको बताया हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं मिल पाएगा जो कि उनको मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो ह्यूमन कैपिटल है आपकी वो भी लो लेवल की होगी। जो आपके लेबर्स होंगे भी वो स्किल नहीं होंगे, लिटरेट नहीं होंगे, जिनकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो भी लो मिलेगी। ठीक है, फिर लो प्रोडक्टिविटी और लो प्रोडक्टिविटी आप करोगे तो क्या होगा, लो इनकम मिलेगी। अभी स्किल्ड बन जाओ तो आपको देखिए अच्छा पैकेज मिलेगा। और स्किलनेस कैसे आती है, एक्सपीरियंस के साथ। हम लोग कहते हैं ना कि अब वो काफी सालों से काम कर रहे हैं तो अब स्किल्ड हो गए, माहिर हो गए हैं अपने जॉब में, तो इतना तो पैकेज उनको मिलना ही है। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में हैं तो हमको उतना नहीं आता, एक्सपीरियंस नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। साथ ही साथ अगर हम ग्रोथ की बात करें तो लो इनकम है मतलब लो सेविंग है। ठीक है, लो सेविंग है तो लो इन्वेस्टमेंट है, लो इन्वेस्टमेंट है तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो ये भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी ड्रॉ करना ना, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को, गरीबी को एक साथ रखना। समझ में आ रहा है। तो आपके इस फ्लो चार्ट में अनएम्प्लॉयमेंट भी शो होना चाहिए और पॉवर्टी भी शो होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप किस तरीके से विशेष साइकिल बना रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। एग्जामिनर नहीं काटेगा, एक प्रॉपर साइकिल यहां पर आपको ड्रॉ करने की आवश्यकता होगी, ये मैं बता दूं। अब देखिए, पॉवर्टी प्रिवेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, गरीबी बेरोजगारी को बढ़ाती है। यहां पर क्या लिखा है कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, वही चीज जो मैंने आपको बताया। जब प्रॉपर खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, साफ पानी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो एजुकेशन तो बाद में दोगे ना। एजुकेशन तो बाद की बात हो गई ना। जो इंसान खा ही नहीं पा रहा, अगर उसके पास रात में खाना खाने को ही नहीं है पेट भर, तो वो बेचारा पढ़ने कैसे स्कूल में जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लैक ऑफ एजुकेशन होगी, स्किल होगी, जिसके वजह से उनको क्वालिटी लाइफ नहीं मिल पाएगी। ठीक है, यहां पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी और चांसेस जो हैं एक अच्छी जॉब पाने के वो भी घट जाएंगे। कंपटीशन बहुत है और भारत जैसी कंट्री में जहां पे इतना पॉपुलेशन है, जहां पर यूथ पॉपुलेशन इतना है, तो यूथ पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन कितना है। तो अगर आप अपने आप को ट्रेंड नहीं करेंगे, स्किल्ड नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है। फिर देखिए पुअर हेल्थ। अब पुअर हेल्थ है तो मैल न्यूट्रिशन का शिकार, ठीक है, स्ट्रेस का शिकार, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, प्रोडक्टिविटी लो होगी, हमेशा बीमार रहोगे। तो लो प्रोडक्टिविटी मतलब कि जॉब के चांसेस कम है
और सैलरी अगर मिलती भी है तो लो मिलती है। तो यहाँ पर देखिए हमने देख रहे हैं हम किस तरीके से, कोई गरीब है तो उसको प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल पा रही है, हेल्थ नहीं मिल पा रही है, अगर वो हेल्थ से सफ़र कर रहा है तो मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी लो है, प्रोडक्टिविटी लो है तो उसको लेस चांसेस ऑफ जॉब, ठीक है, और अगर जॉब मिलती भी है तो बहुत लो वेजेस मिलेगी, ठीक है, बहुत कम सैलरी मिलेगी। फिर हमने कहा कि गरीबी है तो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी, स्किल्ड लेबर नहीं डेवलप हो पाएंगे, तो फिर जॉब मिलने के चांसेस कम हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा हो गए। अब यहाँ पर लिमिटेड सोशल कैपिटल, देखिए लिमिटेड सोशल कैपिटल एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है जॉब सर्चेज में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों से कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है, तो जो जॉब के ऑफर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटी हैं, उसके बारे में भी आपको नहीं पता चलेगा। सामाजिक नेटवर्क की कमी से क्या होगा कि नौकरियों के लिए जो संपर्क और संदर्भ महत्वपूर्ण होते हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे, जिसके वजह से जो व्यक्ति है वो जॉब से वंचित रह जाएगा। तो सारे पॉइंट्स आप एज इट इज लिख लीजिए। फिर जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें, देखिए गरीब क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं और लोग दूसरी जगह जाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। तो अगर आप गरीब हैं तो जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होगी। साथ ही साथ आप दूसरे शहर भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दूसरे शहर जब जॉब के लिए ढूंढने जाओगे जॉब को, तो आपको रहने के लिए, खाने के लिए कोई जगह की आवश्यकता होगी ना। अब आपके पास पहले से ही पैसा नहीं है और आप दूसरी जगह जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो वहाँ पर भी ट्रेवल करने के लिए, रुकने के लिए, खाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। तो ये भी एक कंडीशन आप लिख सकते हैं। तो देखिए क्लास किस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। मैं थोड़ा स्लाइड से हटती हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये जो ग्रीन हाइलाइटेड पॉइंट्स मैं आपको शो कर रही हूँ, इसको एज इट इज़ अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और इसके आगे जो भी चीज़ें आपको लिखनी है आप खुद अपनी राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करिएगा। बस ध्यान दीजिएगा कि जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की, तो आप दोनों को कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। ऐसा मत करिएगा कि दोनों को अलग अलग करके डिफाइन करिएगा, आपको दोनों को कनेक्ट करके एक साइकिल को बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, थोड़ा स्लाइड से साइड में होती हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लिखिए, बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है, जैसे आय का अभाव होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई होती है, ऋण का बढ़ना, डेट एक्यूमुलेशन। फिर अगर आपको ये वाली साइकिल बनानी है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। वीडियो पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर भी सब लिख लीजिए कि पॉवर्टी प्रिवेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, गरीबी बेरोजगारी को कैसे बढ़ाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं शिक्षा और कौशल की कमी होती है, स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, सामाजिक नेटवर्क की कमी होती है और भौगोलिक सीमाएं की वजह से गरीबी, जो गरीब क्षेत्रों में रोजगार के जो अवसर होते हैं वो बहुत कम होते हैं और लोग दूसरी जगह जाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम भी नहीं होते हैं। चलो अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, पूरा इन्होंने डिफाइन किया हमने, ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया पूरा, आप भी ऐसे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर हमने विशेष साइकिल को भी थोड़ा सा बता दिया है। क्या लिखा, वंस अ पर्सन फॉल इनटू द पॉवर्टी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, द कंडीशन क्रिएटेड बाय पॉवर्टी मेक इट इंक्रीजली डिफिकल्ट टू गेन एम्प्लॉयमेंट, देयरबाय परपेट्युएटिंग द साइकिल. This cycle is worsened by systematic issues such as economic downturn, lack of social support and discrimination in the job market. क्या लिखा है, कोई गरीब है तो ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट में भी ट्रैप हो जाता है, ठीक है, मतलब ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो बेरोजगार ही हो। अब वो गरीब भी है, बेरोजगार भी है, तो उसकी जो स्थिति है ना वो और ख़राब हो जाती है। साथ ही साथ हम देखें कि जब उसको कोई सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिलता है, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसको जॉब भी नहीं मिलेगी। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को बता सकते हैं कि एक जो आदमी है वो उसी में
ट्रैप हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है जब तक कि उससे सपोर्ट ना मिले। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी सरकार किसकी बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, वित्तीय समावेशन की बात की जाती है ना, कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस लोगों को दे, ठीक है, फाइनेंशियली इंक्लूजन की बात होती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, ताकि वो जो अपने लाइफ में करना चाहें वो कर पाए, ठीक है। अगर उनको एजुकेशन चाहिए तो वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टार्टअप खोलना चाहे तो वो भी खोल सकते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात होती है। अब देखिए ब्रेकिंग द साइकिल, अगर इस साइकिल को ब्रेक करना है, इस पूरे साइकिल को हमें ब्रेक करना है तो किन किन बातों पे ध्यान देनी है। सबसे पहले एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। एक फ्री एजुकेशन की बात हम कर सकते हैं, ठीक है। अब तो आप देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री ही है, तो बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, वहाँ पर उनको मिड डे मील भी प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर उनको प्रॉपर खाना मिल जाए, एक टाइम का प्रॉपर मील मिल जाए, तो उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो। वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स में उनके हेल्थ केयर पर भी ध्यान दिया जाता है, चेकअप होता है, वैक्सीनेशन होता है, प्रॉपर बुक और सारी चीज़ें, यूनिफॉर्म उनको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको इस साइकिल से बाहर निकाल सकते हैं, जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जॉब्स जो है वो गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है, जैसे मनरेगा के थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक तरीके से उनको रोजगार प्रोवाइड करते हैं ना, ये भी आप लिख सकते हैं। सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पर, सोशल सपोर्ट में आप देखिए हम बहुत से योजनाओं के थ्रू उनको राशन भी प्रोवाइड करते हैं ना, राशन मिलता है, फ्री राशन, फ्री एजुकेशन, फ्री एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमको इस साइकिल को ब्रेक करने में मदद करती है। माइक्रो फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई है, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करने की बात की गई है। मैंने आपको बोला है ना कि यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है इस विशियस साइकिल को ब्रेक करने के लिए। तो आप पूरा आंसर अपना इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रेम करके कि शिक्षा और कौशल विकास की बात की जाती है, रोजगार सृजन नीतियों की बात की जाती है, सामाजिक सहायता योजनाओं की बात की जाती है और स्वरोजगार और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात की जाती है। तो यहाँ पर आप अपने आंसर्स को इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस तरीके का भी डायग्राम बना सकते हैं कि किस तरीके से हम गरीबी को कम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किस तरीके से गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम कर सकते हैं। तो वहां पर आप लिखिएगा फ्री एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, फ्री स्किल्ड प्रोग्राम के थ्रू, फ्री ट्रेनिंग के थ्रू। समझ में आ रहा है, ये सारे पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। फ्री हम अगर कहें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, गरीबी को खत्म करके इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू। तो आपको जितने भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं क्लास, इस तरीके से एरो बना के आप लिख सकते हैं। बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न में पूछा गया उसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको देना होगा, साथ ही साथ प्रॉपर कंक्लूजन भी आपको देना होगा, ठीक है। मैंने आपको हिंट दिया है कि क्या क्या पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन यू हैव टू राइट, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। एक बात दिमाग में अपने यहाँ पे फीड कर लीजिए, विदाउट इंट्रोडक्शन एंड विदाउट कंक्लूजन योर आंसर विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट, तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप दोनों प्रॉपर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखिएगा। अब देखिए इसी तरीके से एक जो प्रश्न दिया गया था, उसमें दिया गया था इवैल्यूएट द प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको दिखा दूं एक बार क्लास। यहां देखिए क्या दिया गया है, समावेशी विकास को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का मूल्यांकन करिए। तो बताइए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ये हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, आप लोगों की क्लास ठीक है चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। अब देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगी, आप आंसर ढंग से लिखिएगा। यहाँ पर हमने लिखा कि जब भी हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, हम समावेशी विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करते हैं, ठीक है।
हम इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस द सोसाइटी एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। समावेशी विकास मतलब हम सबके विकास की बात कर रहे हैं, हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं कि सबका आर्थिक विकास हो। ठीक है, तो ये समझिएगा, इस पॉइंट को आप इस तरीके से लिखेंगे। और गवर्नमेंट द्वारा बहुत से ऐसे इनिशिएटिव हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके के थ्रू हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, समावेशी विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें गरीबी उन्मूलन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सरकार के कौन कौन से प्रोग्राम हैं, तो यहाँ पर मनरेगा के बारे में आप लिख सकते हैं। मनरेगा के थ्रू हम क्या करते हैं, जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हम वेजेस देते हैं, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मनरेगा लिखिए। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम स्किलनेस की बात कर रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। ठीक है, फॉर रूरल एंड अर्बन पुअर। तो देखिए स्कीम मैं आपको बता दे रही हूँ, आप अपने अनुसार लिखिएगा एक एक दो दो लाइन में। ऐसा नहीं है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है आप खाली उसको लिख के आ जाएंगे। आप गवर्नमेंट का स्कीम लिखिए और थोड़ा दो लाइन उसको बता दीजिए, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, दो दो लाइन। तो आप यहाँ पर मनरेगा के बारे में लिख सकते हैं, दीन दयाल अंत्योदय योजना के बारे में लिख सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के बारे में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से जो नए आपके जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हम देखें विमेन सेक्शन को, SC ST कम्युनिटी को और जो यंगस्टर हैं उनको, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हमने क्या कहा, इन स्कीम्स के थ्रू क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की बात कर रहे हैं, हम लेबर को स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, हम लो प्रोडक्टिविटी को हाई प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, और जो मिसमैनेजमेंट है उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। तो मनरेगा, दीन दयाल अंत्योदय योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया सब लिखिएगा यहाँ पर। अब आगे देखते हैं और कौन सी स्कीम आप लिखेंगे। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, वित्तीय समावेशन की बात इसी में करते हैं। ठीक है, अभी हमने आर्थिक सहायता की बात की, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड स्कीम्स को देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आप लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू हम बैंकिंग फैसिलिटी जो है सबको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं। मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं। मुद्रा योजना के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मतलब सरकार क्या कर रही है, कोलेटरल फ्री लोन्स दे रही है स्मॉल बिजनेसेस को। आपको पता है ना, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक कुछ कोलेटरल रखवाता है, कुछ गिरवी रखवाता है। जब आप लोन रीपेमेंट कर देते हैं तो जो भी चीज़ आपने एज अ कोलेटरल रखवाई थी, अपने घर के पेपर, ठीक है, तो वो आपको वापस कर देता है जब आप लोन वापस कर देते हैं विद इंटरेस्ट। लेकिन मुद्रा योजना में क्या है, यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किए जाते हैं स्मॉल बिजनेसेस को, तो आप लिख सकते हैं। फिर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल, और हम कह सकते हैं यहाँ पर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके का फ्रॉड हो, इनएफिशिएंसी हो सिस्टम में, उसको दूर किया जा सके। तो आप लिखिए, अगर हम इस स्कीम्स को इवैल्यूएट करेंगे तो क्या हो रहा है, इसके थ्रू जो फाइनेंशियल एक्सेस है ना उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, जो फ्रॉड होते हैं, ठीक है, उसको खत्म किया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जा रही है, छोटे छोटे बिजनेसेस को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा रहा है, बैंकिंग से सबको जोड़ा जा रहा है। अब सबके अकाउंट होंगे तो सीधे क्या होगा, उनके अकाउंट में डीबीटी किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ना, डीबीटी किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब सोशल वेलफेयर और हेल्थ केयर की भी बात कर लेते हैं। सोशल वेलफेयर और हेल्थ के लिए जो भारत सरकार है उसने आयुष्मान भारत लेके आया है, ठीक है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको। तो फिर देखिए पोषण अभियान, पोषण अभियान जो है विमेन्स और चिल्ड्रेंस को प्रॉपर यहाँ पर उनकी डाइट पर ध्यान दिया जाता है ताकि वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, जो फूड ग्रेन होता है
उस पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ताकि फूड ग्रेन अनाज सबको मिल सके। फिर अगर हम देखें इन स्कीम्स के थ्रू क्या कर रहे हैं सरकार, कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दे रहा है कि लोगों को प्रॉपर खाना मिले, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, प्रॉपर हेल्थ केयर मिले आयुष्मान भारत के थ्रू। अगर कोई उनको बीमारी है तो उनको उस बीमारी से छुटकारा भी मिल सके, तो प्रॉपर हेल्थ केयर पर ध्यान दिया जा रहा है इन सब स्कीम्स के थ्रू। तो देखिए क्लास, यहाँ पे जो प्रश्न आपका पूछा गया था, इवैल्यूएट द प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ कब होगा? ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, जब हम लोगों को फाइनेंशियली भी कनेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे, आर्थिक समावेशन की बात करेंगे, हम उनको प्रॉपर हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये जो हंगर वाली प्रॉब्लम है, गरीबी वाली प्रॉब्लम है, इनको भी दूर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, तभी तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका हो पाएगा। तो उसके लिए आप वेरियस स्कीम्स को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है, जो बच्चे मेंस के आंसर्स लिख रहे होंगे उनको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए एजुकेशन को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो एजुकेशन में तो मैंने आपको बताया ना, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, जो कि प्राइमरी टू हायर एजुकेशन तक अगर हम लोग देखें, प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर आपको मिड डे मील भी जब प्राइमरी स्कूल में प्रोवाइड किए जाएंगे तो बच्चों को भरपेट खाना मिलेगा, और ये खाना आपको प्रॉपर डिसाइड रहता है कि किस दिन कौन सा भोजन मिलना है, कितनी कैलोरी है, बच्चों की, छोटे बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सब चीज़ों को ध्यान पे रखा जाता है। स्किल इंडिया मिशन की बात की जाती है, जिसके के थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू जो लोग हैं उनको स्किल्ड बनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है एजुकेशन में, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर यहाँ पर देखो, अगर हम इवैल्यूएट करें तो इन सारे स्कीम से कहीं ना कहीं हम लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और लेबर्स को स्किल्ड बना रहे हैं। क्लियर क्लास? अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की भी, रूरल डेवलपमेंट की भी यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए इस पूरे क्वेश्चन को हमने किस तरीके से वेरियस सेक्टर्स में डिवाइड किया है, और हर वेरियस सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स हम आपको बता रहे हैं, जो कि आप अगर एग्जाम में एज इट इज लिख के आएंगे प्लस एक दो लाइनों के साथ, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये अपडेटेड है, तो इसीलिए आप ये सब लिखिएगा जरूर। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कनेक्टिविटी, ठीक है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, सौभाग्य स्कीम, जिसके के थ्रू क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है सारे हाउस होल्ड को, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन, इन सब के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप उज्ज्वला योजना भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कुसुम योजना भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो कि फार्मर्स के लिए है, इरिगेशन के लिए ना, सोलर पैनल्स के थ्रू उनको इरिगेशन के लिए उनके जो ट्यूबवेल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की बात की गई है। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जा रहा है। तो अब आप क्या लिखेंगे, जब भी हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें कि हम गरीबी को कम करने की बात करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करने की बात करते हैं, स्टैंडर्ड एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं, स्किल लेबर की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने की बात करते हैं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख सकते हैं। और वेरियस स्कीम जो है वो गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है, जिसके के थ्रू हम वेरियस सेक्टर में काम भी कर रहे हैं और एसडीजी गोल्स को अचीव भी कर रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं कुछ एसडीजी गोल्स को मेंशन करके। लेकिन हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं जो हम फेस भी करते हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज आप लिख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, ठीक है, लीकेज, फ्रॉड, थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी कम है, ट्रांसपेरेंसी कहीं कहीं हो जाती है। लेकिन हाँ, जब हम इसको डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अब जो भी बेनिफिशरीज हैं, ठीक है, डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिल रहा है उनके अकाउंट में। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ है, मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। अब एक और प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्लास क्या दिया गया है, डिस्क्राइब द प्रोग्राम इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
क्या बोला गया है? ध्यान से देखिए, जो भी प्रोग्राम्स है हमारे गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं, उन प्रोग्राम के थ्रू हम किस तरीके से एसडीजी गोल्स को अचीव करेंगे। तो देखो कितने आसानी से आप लिखोगे। आपको पता है जब हम एसडीजी गोल 1 की बात करते हैं तो हम किस पे फोकस करते हैं? गरीबी पे, और दूसरा गोल क्या है? हंगर, भुखमरी पे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लें कि हमारे भारत में कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है इनको एलिमिनेट करने के लिए। आप यहाँ पर लिखिएगा, एसडीजी गोल्स जो हैं वो 2015 में अडॉप्ट किए गए थे, ठीक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा, और इसमें बोला गया कि 15 साल में हम इन गोल्स को अचीव करके रखेंगे। ठीक है, तो 2030 तक हमें इन गोल्स को अचीव करना है। इस तरीके से आप लिखिएगा थोड़ा इंट्रोडक्शन। यहाँ पर मैं बस मेन पॉइंट बता रही हूँ। तो सबसे पहला मनरेगा, हमेशा याद रखेंगे, मनरेगा के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना के थ्रू हम उनको सोशल सिक्योरिटी और फूड रिलीफ दे रहे हैं। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके के थ्रू क्या कर रहे हैं? सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है फूड ग्रेन्स पे। फिर पोषण अभियान, पोषण अभियान के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? जो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन की दिक्कत है विमेंस और चिल्ड्रन में, उसको खत्म करने पर फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन स्कीम्स के थ्रू हम गरीबी को खत्म करने की बात कर रहे हैं और भुखमरी को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। कुछ स्कीम्स आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब गुड हेल्थ और वेलबींग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप पोषण अभियान लिख सकते हैं, आयुष्मान भारत लिख सकते हैं, इंद्रधनुष लिख सकते हैं, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, इन सब के थ्रू क्या किया जा रहा है? हेल्थ पर, हाइजीन पर, ठीक है, ध्यान दिया जा रहा है। तो हेल्थ को प्रमोट करने की बात हो रही है। तो एसडीजी 3 को हम यहाँ इसके थ्रू अचीव करने की बात कर रहे हैं। फिर एसडीजी 4 देखें, जिसमें कि क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। तो समग्र शिक्षा अभियान को आप लिख सकते हैं, जिसमें क्या है? फ्री एक्सेस टू एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, फिर स्वयं योजना जो कि डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव है, ई विद्या, पीएम ई विद्या। अब आप देख रहे हैं कि 24/7 चैनल्स भी अवेलेबल हैं, जिसके के थ्रू बच्चे जो हैं कहीं पर भी बैठे हों वो रेडियो के थ्रू या टीवी के थ्रू भी अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें लिखिएगा। फिर जेंडर इक्वालिटी की बात करें, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम है? उज्ज्वला योजना, वन स्टॉप सेंटर, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। उज्ज्वला योजना में क्या है? जो एलपीजी कनेक्शन है वो जो घर की जो मुखिया है औरत, उसके नाम पर होगा। तो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है। नहीं तो घर के जितने भी कागज होते हैं, जो मूल्यवान चीज़ें खरीदी जाती है, वो घर के मुखिया के नाम पे खरीदी जाती है, जो कि मुख्यतः एक आदमी होता है। लेकिन एलपीजी कनेक्शन यहाँ पर विमेन के नाम पर दिया जा रहा है फॉर क्लीन कुकिंग। याद रखिएगा, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, यहाँ पर अगर विमेन किसी भी तरीके का वायलेंस फेस कर रही हैं तो वो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकती हैं। मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट में जो प्रेग्नेंट वेमेन्स हैं, जो लैक्टेटिंग वेमेन्स हैं, उनकी को बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं बाय एम्पावरिंग द विमेन्स। जो डिस्क्रिमिनेशन है विमेन्स के अगेंस्ट, उसको हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी में भी आप लिख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली स्कीम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करें जो कि एसडीजी गोल 6 है। यहाँ पर देखिए जल जीवन मिशन, नमामि गंगा, स्वच्छ भारत मिशन, इन सब के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? सैनिटेशन को प्रमोट कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान। ठीक है, आप लिख सकते हो ये सारे पॉइंट। जल जीवन मिशन में हम क्या कर रहे हैं? जितने भी हाउस होल्ड हैं, जितने भी घर हैं, उन सारे घरों में टैप के कनेक्शन से, नल के थ्रू पानी प्रोवाइड करने के उस पर फोकस की जा रही है। टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, नमामि गंगा प्रोग्राम में क्या है? हम गंगा मैया को साफ करने की बात कर रहे हैं। फिर स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू क्या ओडीएफ फ्री हो गया है ना, अब ओडीएफ प्लस प्लस की बात चल रही है ना, तो यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करें जो कि गोल 7 है, तो यहाँ पर आप सौभाग्य स्कीम और उज्ज्वला योजना लिख सकते हैं। सौभाग्य स्कीम में क्या है? हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं सारे हाउस होल्ड को।
उज्ज्वला योजना के थ्रू एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे हाउस होल्ड में कि चूल्हे पर अब औरतों को ना बैठना पड़े। फिर नेशनल सोलर मिशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल पे सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है ताकि लोग अपने यहाँ सोलर पैनल्स लगवाएं और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरेट करें। यहीं पर आप कुसुम स्कीम भी लिख सकते हैं। कुसुम स्कीम मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुसुम स्कीम के थ्रू सोलर पैनल के थ्रू जो ट्यूबवेल्स हैं गाँव में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, उनको कनेक्ट किया जा रहा है ताकि उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके सोलर पैनल से। तो कुसुम स्कीम भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखें अगला, देखिएगा क्लास 7 देखें, जिसमें कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया गया है। इसमें स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, भारत मिशन, मुद्रा योजना, ये सब आप लिख सकते हैं, जिसके के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो आपके स्मॉल जो स्मॉल स्मार्ट स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है, जॉब क्रिएट की जा रही है। तो आप लिखिएगा ये सब। फिर देखिए इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एसडीजी गोल 9 है। इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, भारतमाला, सागरमाला सब आप लिखेंगे। ठीक है, मेक इन इंडिया, हम इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, हम भारत में ही प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं, हम भारत को डिजिटली और स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, हम आईटी सेक्टर को भारत में और प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। भारतमाला और सागरमाला के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि हम कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं रोड के थ्रू, ठीक है, सी रूट के थ्रू। ठीक है, सागरमाला जब हम पोर्ट्स के निर्माण की बात कर रहे हैं, भारतमाला जब हम हाईवेज के निर्माण की बात करें, कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो देखिए यही सब तो आप लिखेंगे, इससे ज़्यादा आप क्या लिखेंगे। बस आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि किस एसडीजी में आपको कौन कौन से स्कीम्स लिखने हैं, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब आगे बढ़िए, सस्टेनेबल सिटीज की बात हो रही है एंड कम्युनिटीज की, जो कि एसडीजी गोल 11 है। इसमें देखिए स्मार्ट सिटी, ठीक है, आप लिख सकते हैं, स्मार्ट सिटी को मेंशन कर सकते हैं। फिर अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, पीएम आवास योजना, सस्टेनेबल सिटीज, स्मार्ट सिटीज आप लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर सब लिख सकते हो क्लास, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्रॉपर अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, स्लम रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, क्लीन हाइजीन सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर प्रॉपर एसेस होगा हॉस्पिटल के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए भी, प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी, क्लीन सिटीज होंगी। तो सब लिखिए। फिर क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, क्लाइमेट एक्शन एसडीजी 13, तो यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फिर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन में आप लिख सकते हैं हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। हम ई व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, सब लिखिए यहाँ पर, हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उन पर भी ध्यान दे रहे हैं कि वहाँ से ज़्यादा पॉल्यूटेंट ना निकले। तो आप देखते हैं जो आजकल मोटर व्हीकल्स भी होते हैं उनके भी क्या बनवाए जाते हैं, पेपर बनवाए जाते हैं ना, कि पॉल्यूशन ज़्यादा तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं हमने वेरियस एक्ट्स को भी, जैसे अगर हम देखें एयर एक्ट, हमारे यहाँ वाटर एक्ट है, इनको भी हमने क्या किया है, हमने बनाया है, जिसके के थ्रू हम कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके। फिर देखिए लाइफ बिलो द वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, इसमें आप लिख सकते हैं, देखिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, आप बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में भी लिख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी लिख सकते हैं, एयर एक्ट के बारे में भी लिख सकते हैं, वाटर एक्ट के बारे में भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, सब यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में मेंशन कर सकते हैं। नेशनल फिशरीज पॉलिसी, जितने भी इन्वायरमेंट में आप एक्ट पढ़े हैं ना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, सब यहाँ पर आप मेंशन करके बता सकते हैं कि इन एक्ट के थ्रू भी हम लॉज बना रहे हैं, जिसके के थ्रू हम वाइल्ड लाइफ को, सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर नेशनल पार्क,
के बारे में आप बता सकते हो। तो चीज़ें बहुत पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो, ये मैं बताना चाह रही हूँ। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के लिए हम डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके के थ्रू ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी प्रमोट हो रही है। हम नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को इंश्योर कर रहे हैं ताकि जो क्राइम्स हैं, जो डिजिटल क्राइम्स हैं, उनको रोका जा सके। ई कोड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जुडिशरी को और स्ट्रेंथन करने के लिए, ये लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एसडीजी गोल्स को हमने भारत में हम अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं थ्रू वेरियस प्रोग्राम एंड स्कीम्स, जो कि आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया। तो इंडियाज गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड सेवरल प्रोग्राम टू अचीव द एसडीजी with notable success in poverty alleviation, ठीक है, clean energy, healthcare, financial inclusion. However, the challenges such as implementation gap, funding constraint, regional disparities needed to be addressed for effective and sustainable program. ये हमने एक कंक्लूजन लिख दिया कि हम देख सकते हैं कि एसडीजी गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी सरकार ने वेरियस स्कीम एक्ट्स बनाए हैं, जिसके के थ्रू इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत से क्या कह रहे हैं, लूप होल्स बचे हुए हैं, जैसे कि रीजनल डिस्पैरिटी का लिख सकते हैं, फाइनेंशियल जो फंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन गैप है, जिसके वजह से इफेक्टिव और एफिशिएंटली ये सब स्कीम्स काम नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पर क्लास देखिए हमने किस तरीके से आपको मेन पॉइंट्स बताए। यहाँ पर मैं आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा सकती हूँ और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब आप खुद बताओ, इन 3 प्रश्नों को अगर मैंने डिस्कस किया और उससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, तो अब आप आंसर्स को खुद से लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? मुझे बताओ, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? लिख पाओगे ना? तो अब प्रयास करो आंसर्स को लिखने का और देखो अगर ये सब पॉइंट आपके आंसर में नहीं इंक्लूडेड हैं तो इनको इंक्लूड करने की भी कोशिश करो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने मुझसे कुछ बेहतर आंसर लिखा हो, समझ में आ रहा है? तो ये मत समझना, हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट आपने लिखा हो अपने आंसर में जिसे मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगे। तो अगर आपको लगता है कुछ 1-2 पॉइंट और इंक्लूड करना चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हर क्लास में मैं आपसे कहती हूँ, चाहे प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की हो, ये जो कमेंट सेक्शन होता है ना, ये एक इंटरेक्शन पैनल होता है हमारे और आपके बीच में। तो जो भी आप मुझे बताते हैं, मुझे वहाँ से पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है मेंस को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। फिर आगे की क्लास में हम लोग और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे मेंस ओरिएंटेड। और क्लास में आपको एक चीज़ और बोल दूं, ये चीज़ मुझे पहले ही बोलनी चाहिए थी कि ऐसा मत सोचिए कि अगर 2024 में हम मेंस नहीं लिख रहे हैं तो ये क्लासेस हमारे यूज़ की नहीं है। आपको आगे चल के मेंस लिखना ही है, सिलेक्शन लेना ही है, और अभी प्रीलिम्स में काफ़ी टाइम है 2025 के। तो अगर आप अभी से मेंस की क्लासेस को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप क्या करेंगे, आप अपनी रेस को पहले ही स्टार्ट कर देंगे। तो जब रेस पहले से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छी स्पीड पे स्टार्ट करेंगे तो आप अपने गोल को जल्दी अचीव करेंगे। तो जो 2025-26 में अपीयर हो रहे हैं वो भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, थोड़ा जल्दी स्पीड में करके, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी मैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है क्लास। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने पे भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे भरोसा रखिए, ठीक है। और खूब पढ़िए, मेहनत करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, ठीक है। और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए क्लास। थैंक यू।